सब ये मानते थे कि करोड़पति का लड़का है। हाँ। 2018 में एक वाकया ऐसा हुआ, तो इतना बड़ा प्रोग्राम अगर मेरी वजह से खराब हो गया तो मैंने टारगेट पे आना ही था। बीजेपी के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वहां से आपको लगातार टच किया जाता रहता है कि आपका मन लोकसभा चुनाव में बन रहा है तो आप आ जाइए, पाला बदल लीजिए। हरक सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई हैं और हरक सिंह रावत जी को मैंने हमेशा अच्छी सलाहें दी। उन्होंने इंटरव्यू में किसी इंटरव्यू में कहा कि मैं इसलिए नहीं गणेश गोदियाल के पक्ष में गया कि गणेश गोदियाल ने हरिद्वार में लोकसभा टिकट में मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। ये बात सच है कि उनकी मेरी बात हुई थी और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि हरीश रावत जी वहाँ चुनाव लड़ें। मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप गढ़वाल से लड़िए, यहाँ मैं आपको पूरी मदद। उनके नज़दीकी लोगों ने सोशल मीडिया पर आह्वान किया, बीजेपी में शामिल हो गए और उनके जो और नीचे के नज़दीकी लोग थे उनको भी इस काम में देखा गया। कई बार ये बात चलती है कि दोबारा आपको कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व आपको दिया जाना चाहिए, कि ऐसी कोई बातचीत हुई है कभी आपकी? या ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि पाल महाराज जी जब कांग्रेस में थे आप उनके बहुत नज़दीक उनके माने जाते थे, फिर ये कहा गया कि जब प्रदेश अध्यक्ष आप बने तो हरीश रावत जी के बहुत नज़दीक आप। लगता हूँ कि अगर वो मेरी बातों को थोड़ा मानते, आज वो मुख्यमंत्री होते। हरीश रावत कांग्रेस में कोई 2014 के पहले 2008, 5 या 2000 से नहीं थे, पहले से थे। वो 2002 के मुख्यमंत्री के दावेदार तो थे। उनका भी स्वाभाविक हक था उस पद पे। तो ठीक है, ये मानना चाहिए कि इस बार हरीश रावत जी को बना दिया, फ्यूचर अगली बार मेरा भी नंबर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, केदारनाथ का उपचुनाव है, इसको लेके क्या रणनीति है? केदारनाथ की आप लोगों ने यात्रा भी निकाली, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उसमें झगड़ा भी आप लोगों का रुद्रप्रयाग जिले में एंट्री करने के बाद हो गया, बहुत सारा ड्रामा हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू किया करण महाराज, उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर बमुश्किल मनोज रावत चल सके, सिर्फ गणेश परिक्रमा से ही टिकट नहीं मिल जाता, उससे राजनीति नहीं बनती है। कि जो लोग राजनीति में रहते हुए अपने हित के लिए इस प्रकार से आज इधर और कल उधर करते हैं, क्या आप लोग ये चाहते हो कि इस प्रदेश में यही बात फैले और सब लोग ऐसा करते रहें? आज क्या समझते हैं आप कि बद्रीनाथ के चुनाव के बाद कोई कांग्रेसी टूट कर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेगा? बिल्कुल बीच में। सही बात, बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि डर गए लोग। डर गए। ये डर किसने पैदा किया? ये बद्रीनाथ की जनता ने पैदा कर दिया राजनीति में। मतलब केदारनाथ की रणनीति क्या होगी, मैं बद्रीनाथ में भी रणनीति का हिस्सा नहीं था, मैं बद्रीनाथ में प्रचार का हिस्सा था और वो भी प्रचार का हिस्सा अपने तौर तरीकों से। और जो तौर तरीकों से मैं बद्रीनाथ में प्रचार का हिस्सा था, उन्हीं तौर तरीकों से मैं केदारनाथ में भी प्रचार का हिस्सा रहूंगा। आप मनोज रावत को साथ लेके चल रहे हैं ना? लेकिन मैं नहीं लेके चल रहा हूँ मैं अगर केदारनाथ जाता हूँ और मनोज रावत जी मेरे साथ आते हैं तो वो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, मैं उन्हें मना करूँ कि आप मेरे साथ मत आइए? प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं वो पूरे 3 किलोमीटर चल पाए, पूरी 300 किलोमीटर की यात्रा में। ये इस बात पर जवाब प्रदेश अध्यक्ष ही देंगे। नहीं, उन्होंने तो जवाब दे दिया ना, 3 किलोमीटर चले मनोज रावत। कहा था कि भाई कहाँ से कहाँ तक चलना है। अगर उन्होंने कहा मनोज रावत जी को कि कहाँ से कहाँ तक चलना है और मनोज रावत जी ने उनके आदेश की अवहेलना की होगी, तो ये भी मैं समझता हूँ सिर्फ करण महाराज जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, बाकी सबके लगेंगे। ऐसा क्यों? देखिए, अब कुछ बातें ऐसी हैं, लेकिन अगर गणेश गोदियाल को चुनाव होते होते भी ये लगेगा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा है, तो मैं क्यों ना उस आदमी को आगे लाऊं कि भाई श्रीनगर में भी कहीं भी। ऐसे राजनीति कैसे चलती है? कोई बात तो लोग काट के आगे निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बाल ठाकरे बन जाऊंगा किसी दिन। इसी राजनीति से मैं किसी दिन यहाँ का बाल ठाकरे बन जाऊंगा। मुख्यमंत्री धामी वो मेरे कोई दुश्मन थोड़ी है। सही। मैं सच बताऊं, वो मुझसे बहुत बार मतलब बहुत प्रेम है उनका मेरे से। लेकिन सवाल ये है कि भाई प्रदेश का क्या, हमारी इंटीमेसी तक थोड़ी सीमित है। प्रदेश का अगर नुकसान हो रहा है तो हमें वहाँ पर बोलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था तो कैसे वो मुख्यमंत्री की बात मान गए? आप ये बात ये मुख्यमंत्री को पूछा जाना चाहिए ना। वो पैसा केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से जमा हुआ है और खाते में जो पैसा है वो पैसा भी यहाँ ट्रांसफर कराएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर कराएंगे। तो मैंने ये सब बातें कही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का काम पूरा नहीं हुआ है, उनको अपना काम पूरा करना है। वहाँ के तीर्थ पुरोहित और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को अगस्त मुनि में इस बात को पूछेंगे कि आप कौन होते हो केदार शिला यहाँ से उठाने वाले, आपका क्या हक है? गढ़वाल और कुमाऊं, तराई और हरिद्वार ये सब उत्तराखंड के अंग हैं। पर्यटन का विकास, यात्रा का विकास कुमाऊं मंडल में भी होना चाहिए। ये बात भी जांच योग्य है कि इस बार यात्रा में जो इन्होंने एक कंपनी को काम दिया, एक निजी कंपनी को काम दिया रजिस्ट्रेशन का, और पूरा खेल वहीं से शुरू। ये पहले तो गुजरात के प्रभाव से बाहर निकले कि जब आपको ये पता चला कि जो गुजरात की कंपनी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त की है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रही है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो लोग डाइवर्ट होकर गए होंगे इधर उधर।
कोई वापस ही चला गया होगा। तो चूंकि लोग वापस गए, आपको जानकारी थी, तो आपने क्यों उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ये उनको पूछा जाना चाहिए। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं, तो जैसे आपके मन में ये प्रश्न आया, ऐसे बहुतों के मन में आ रहा है ये प्रश्न। मेरे से भी बतेरे ये बात करते हैं कि यार मुख्यमंत्री जी ने इसलिए जानबूझ के उसमें हस्तक्षेप नहीं किया कि उनका कहीं इंटरेस्ट था यात्रा को डाइवर्ट करने का। मुख्यमंत्री जी को एक तो ये प्रैक्टिस टालनी चाहिए कि लिखा हुआ पता नहीं कौन अधिकारी देता है कि उनके राजनीतिक सलाहकार देते हैं, वो लिखा हुआ पढ़ें, ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने विवेक से अपनी बात करें। मंत्रियों के हस्तक्षेप से नीट के लिए जो डोमिसाइल मान्य नहीं हो सकते थे, उन डोमिसाइलों को यूनिवर्सिटी मान्य कर रही है, हम तो देंगे इनको, देंगे, और दे दिया। हमारे स्टेट के बच्चों के हितों पर फर्क पड़ा। इसके पीछे भी मुझे धामी जी की मंशा साफ नहीं नजर आ रही है। क्यों? वो इसलिए 6 महीने का भाई ऑर्डिनेंस लाते ना, आज की डेट में जिसने नहीं किया उसकी नींद की जाती है, ऑर्डिनेंस लाते, लेकिन 6 महीने का टाइम दे दिया, दुकान चालू कर दी है। चैम्बूर नाके पर फूड सेलर से सिविल कॉन्ट्रैक्टर और उसके बाद उत्तराखंड में दाखिल होते ही जाइंट किलर, और अब 2024 की सियासी बाजी हारने के बाद भी जिन्हें उत्तराखंड की सियासत का नया सिकंदर, नया बाजीगर कहा जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गणेश गोदियाल की। आज हम आपको गणेश गोदियाल से रूबरू कराते हैं और उनकी राजनीतिक शैली क्या है, उनका उत्तराखंड को लेकर विजन क्या है, कांग्रेस के नज़रिए से 2027 की उनकी तैयारी क्या है, और मौजूदा वक्त में उत्तराखंड के मुद्दे क्या हैं, उन पर उनकी समझ और उनकी नज़र क्या है, उन पर हम बात करेंगे विस्तार से। गोदियाल जी, चर्चा में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। 2002 में जब आप उत्तराखंड की सियासत में जब दाखिल होते हैं तो आपको कहा गया कि आप जाइंट किलर हैं, नौसिखिया समझा जा रहा था, लेकिन आपने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जैसे जाइंट पॉलिटिशियन को आपने पहली लड़ाई में चित कर दिया। लेकिन आज जब 2024 में आप खड़े हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस अंदाज में आपने चुनाव लड़ा, चुनाव आप जीत नहीं पाए क्योंकि बमुश्किल चुनाव से महीने भर पहले आपको चुनाव लड़ने के लिए कहा गया। शुरू में आपकी प्रतिक्रिया भी आई कि आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि मनीष खंडूड़ी लगातार तैयारी कर रहे थे। फिर आप चुनाव भी लड़े और चुनाव इस अंदाज में आपने लड़ा कि लोगों ने कहा कि आप सियासत की बाजी हार कर भी जीत गए। और जितनी अपील आज आपकी उत्तराखंड में खासतौर पर गढ़वाल क्षेत्र में देखने को मिलती है, शायद ही किसी दूसरे नेता की हो। क्या वजह है, क्या कैसे आपने पब्लिक की पल्स पर हाथ रखा है? धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का। सबसे पहली बात यह है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरी अपील काम करती है, मेरे से और भी बेहतर लोग हैं, और भी लोग हैं जिनकी अपील काम करती है। लेकिन अगर ये बात है कि मेरी अपील काम करती है, तो मैं उन तमाम लोगों का जो मेरी अपील पर ध्यान देते हैं, सुनते हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो बात यह है कि आपने कहा कैसे करते हैं। मैं ये मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप में जो हमारी स्वाभाविक क्षमताएं हैं, उन क्षमताओं के अनुरूप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम देने का जो मन में हो, तो ये किसी की भी अपील इसी तरह काम करेगी जिस तरह मेरी काम करती होगी। और इसी तरह स्वाभाविक रूप से अपनी काम के प्रति ईमानदारी से काम करने वाले और भी लोग हैं। सबका स्तर अलग अलग है। जो कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो एक बूथ लेवल पे काम करता है, अगर उसकी काम करने की जो नियति है वो ईमानदारी से काम करने की नियत है, तो वो भी रिजल्ट देता है। और हम जिस स्तर पर हैं, हम भी जब काम करते हैं तो हम भी उसी स्तर पर देते हैं। उसी स्तर पर अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो ये इस स्तर पर रिजल्ट देता है। लेकिन 2024 का चुनाव 5 सीटों पे कांग्रेस ने लड़ा, 5 सीटों पे आप लोग हार गए। लेकिन आपकी गढ़वाल सीट पे जो आपने जो कैंपेन को डिज़ाइन किया, जिस अंदाज में अनिल बलूनी भले चुनाव जीत गए, लेकिन मुद्दों को आपने पकड़ा। गढ़वाली में लोगों से कनेक्ट करना, नरेंद्र सिंह नेगी के जो कहे गाए गानों को आप जिक्र करना, पब्लिक से एक संवाद आप स्थापित करने में कामयाब रहे। लेकिन चूंकि देख रहे 2014 के बाद से उत्तराखंड में मोदी लहर चल रही है, बीजेपी को जीत मिली, अनिल बलूनी को जीत मिली। लेकिन ये महसूस किया सबने, क्योंकि मैं तो आपसे एक तरह से 1 to 1 मैं आपका पहली बार इंटरव्यू कर रहा हूँ, और उससे पहले एक बार मेरी एक लंच में मुलाकात आपसे हेलो हाय हुई थी। मुलाकात ही पहली मुलाकात हाँ, पहली मुलाकात ही नहीं हुई। लेकिन मैंने आप पे 20 खबरें आप पे बनाई, ऐसे ही सब पत्रकारों ने आप पे खबरें बनाई, क्योंकि आपने मुद्दों को इस अंदाज में छुआ। तो क्या वजह है कि आज गणेश गोदियाल चुनाव हारने के बावजूद भी ऐसा माना जा रहा है कि गढ़वाल में, उत्तराखंड में चल क्या रहा है, उसकी बहुत अच्छी समझ गणेश गोदियाल को है? क्या वजह है, क्या? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये आपकी बात
ये मेरे लिए इसको स्वीकार करना अपना बड़प्पन दिखाने जैसा न हो, उस सीमा तक मैं इसको स्वीकार करता हूँ। ये सच है कि मेरा जो लालन पालन हुआ वो विशुद्ध रूप से एक पहाड़ी परिवार में मेरा लालन पालन हुआ। तो वो संस्कृति, पहाड़ की संस्कृति मैं लोटा पोटा हुआ हूँ, मतलब वो मेरा रोम रोम पहाड़ की उस संस्कृति से सिंचित हुआ है। तो वो चीज़ हट नहीं सकती। भाषा का बहुत बड़ा योगदान है। ये सच है कि मैं कक्षा 8 पास करके 9 में मैंने बम्बई में एडमिशन लिया और तब से मैं 20 साल तक बम्बई में रहा। लेकिन उसके बावजूद यहाँ की संस्कृति और ये भाषा मुझसे नहीं छूटी और इससे मेरा इतना प्रेम रहता था कि जब भी मुझे मौका मिलता था मुझे गांव की याद सताती थी, मैं गांव आता था। और तो उस संस्कृति से और इस भाषा से मुझे इतना प्रेम रहा। और ये सच है कि मैं 2002 का इलेक्शन भी भाषा के आधार पर जीता। तब मेरे लिए तब आपको डर नहीं लगा था कि आप राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं और इतने बड़े दिग्गज के सामने थैली चढ़ में आपको उतारा जा रहा है? क्या मन में भाव क्या थे? मन में भाव कांग्रेस के लिए बस, बाकी कुछ नहीं। मतलब मैं जब वापस आया तो मेरे मन में राजनीति की सोच कहीं नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ना है। सिर्फ ये था कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस के लिए काम करना। और मैं वहाँ जहाँ मैं रहता था, मैं जहाँ जहाँ रहा, मैंने अपने स्तर से कांग्रेस के लिए काम किया। चाहे 15-16 साल की उम्र में पोस्टर चिपकाने से हो। मैं आपको बता दूं कि मुंबई में ठाणे इलाका है, वो ठाणे इलाके में कांति कोली एक तब कांग्रेस के नेता हुआ करते थे। तो वो हमें कहते थे कि भाई पोस्टर चिपकाना है, तो हम कांग्रेस के पोस्टर चिपकाते थे। उनके देवे चिपकाते थे कि कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए ये जो भावना है वो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी ने मुझ में संक्रमित की। वो कहा करते थे कि इस पार्टी ने देश को आज़ाद किया, पहले बहुत बुरे हालात थे और बड़ी मुश्किल से संभाला, देश एक था ही नहीं, देश को एक किया। और इंदिरा गांधी को कहते थे कि इंदिरा गांधी काली का अवतार है, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो फिर बचपन से मेरे मन में वही बीज अंकुरित हुए बाद में युवावस्था में, और वही उस पार्टी के लिए फिर ऐसा रहा। और मुझे भी ऐसा लगता है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस और बीजेपी में बड़ी भिन्नता है। वैचारिक रूप से कांग्रेस सबको समेट कर इस देश को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है और बीजेपी में मुझे संकीर्णता नजर आती है। लेकिन मुझे तो जानकारी है कि बीजेपी के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, वहां से आपको लगातार टच किया जाता रहता है कि आपका लोकसभा चुनाव में बन रहा है तो आप आ जाइए, पाला बदल लीजिए। आप तो रचे बसे कांग्रेसी हैं, लेकिन आपको तो उधर से भी बार बार छुआ जाता है। ये सच है, ये बात सच है। अब चूंकि कुछ बातें जो पर्सनल लेवल पे होती हैं उनको पर्सनल लेवल पे रहने देना चाहिए। लेकिन जब ऐसी बातें हुई, मैंने विनम्रता से इस चीज़ को अस्वीकार किया। और मैंने एक बात कही, मुझे बहुत से लोगों ने इस तरह, जो आप जिस आशय से आप बात कर रहे हैं, संदेश लेकर यहाँ तक पहुँचे, मैंने विनम्रता से इस बात को अस्वीकार किया कि ऐसे में न तो उनकी विश्वसनीयता बढ़ेगी और मेरी विश्वसनीयता तो ख़त्म ही हो जाएगी। इसलिए ये जो है ये दोस्ती बेमेल दोस्ती होगी। और जब मन में नहीं है तो मन में नहीं कोई चीज़, तो उस गुलामी को स्वीकार करने से फिर सिर्फ एक अस्थि पंजर के रूप में चलते रहने से कोई अर्थ नहीं है। हम ऐसा रहना चाहते हैं कि जो मेरे मन में हो वो मेरी जिह्वा पर भी आ सके। नहीं, लेकिन डिज़ाइन तो यही है ना, जो डिज़ाइन आजकल तो यही चल रहा है कि पहले तो भाई इनकम टैक्स के, ईडी के, सीबीआई के, केंद्रीय एजेंसियों के किसी भी विपक्षी दल के नेता को नोटिस भेज दीजिए। नोटिस भेजने के बाद में जब उनका गला एक तरह से घुटने लगेगा, पसीना पसीना छूटने लगेगा, तो दरवाज़ा खटखटाएंगे, साहब मैं तो आ जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग करा देंगे, पटका पहना देंगे। लेकिन आपके साथ तो ऐसा हुआ, लेकिन आप तो झुके नहीं, टूटे नहीं। पवन जी, आपकी बात सही है। मेरे पीछे इस केंद्र की एजेंसियां 2018 से पड़ी। ऐसा है, मेरा इतिहास ये रहा, मैंने आपसे कहा कि मैं सन 78 में यहाँ से गया, और 78 में जब मैं यहाँ से गांव से गया तो मैंने बम्बई में 9 में एडमिशन लिया। मेरे पिताजी रेलवे में सर्विस करते थे, लेकिन मैं बचपन से ही एंटरप्रेन्योर नेचर का था कि कुछ करना है। तो मैं भांडुप, बम्बई का एक इलाका है, भांडुप इलाके में मेरा स्कूल हुआ करता था। रामकली देवी सम्मान सिंह विद्या मंदिर नाम था स्कूल का, और घाटकोपर में हम रहते थे। तो मैं सुबह स्कूल जाता था, शाम को स्कूल से वापस आता था, और स्कूल से वापस आकर केले की रेड़ी निकाली, मतलब खाना खाया, केले की रेड़ी निकाली। गोवंडी एक जगह होती थी, गोवंडी में केले के बखार होते थे। रोज़ 44 दर्जन केला भरता था। 2 पार्टी कहते हैं, 22 दर्जन के को 1 पार्टी कहते हैं, तो 44 दर्जन की 2 पार्टी केला भरा, चैम्बूर नाके पे आया, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक
अच्छा। केला बेचा, बिक जाते थे, 1-2 दर्जन बचा तो घर ले आया सही। और फिर कल सुबह स्कूल गया। तो ये मेरी दिनचर्या थी। मैं उस समय 10-12 रुपए कमाता था। 10 रुपए माँ के हाथ में देता था, 2 रुपए स्कूल में दोस्तों पर खर्चा करता था। सब ये मानते थे कि करोड़पति का लड़का है। हाँ। तो मतलब पहले से जो है मन बड़ा रहा। पर जब मैं वापस आया, जो आपने कहा कि एजेंसी, केंद्रीय एजेंसी की बात, मैं वापस आया तो मेरा तब कारोबार अच्छा था। मैं कोई मजबूरी में नहीं आया, सही। पर मेरे मन में पहाड़ के प्रति प्रेम था, अपने गांव के प्रति प्रेम था। तभी तो आप राठ में महाविद्यालय हाँ। खोलते हैं, वरना तो अमूमन एक भाई अब पैसा तो मैंने कमा लिया, सबसे पहले आप देहरादून में, सबसे हल्द्वानी में सेटल हो ये जाते हैं, हरिद्वार में सेटल हो जाते हैं। आपकी बात जो आप कह रहे हैं, ये जब 98 में मैंने गांव में एक बड़ी जमीन ली, उस समय भी लोगों ने मुझे राय दी कि तो ना क्या क्या गलत काम कर रहे हैं, हाँ, उल्टी मुझे गंगा समझाया बहा रहे लोगों ने, हैं। सबने हाँ, समझाया हाँ, कि भाई तू यहाँ ये सब कर रहा है, फेल हो जाएगा, देहरादून में ले। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने देहरादून तब देखा जब मैं विधायक बन गया। उससे पहले मैंने देहरादून नहीं देखा था, ओके क्योंकि हमारा रूट बम्बई जाने का कोटद्वार से था। ओके। तो हम कोटद्वार से गए और आए, बस हमने देहरादून कभी देखा नहीं। अच्छा, देहरादून आए नहीं थे। तो मैंने लोगों से ये कहा कि भाई अगर देहरादून ही लेना होता तो मैं बम्बई क्या बुरा हूँ फिर। सही बात है, वही फिर कर मैं, लूंगा। हाँ। मुझे अपने गांव से मतलब था। हाँ। तो मैंने गांव में डेयरी फार्म का काम शुरू किया, स्टार्ट में 98 में आके ओके। डेयरी फार्म का काम शुरू किया। डेयरी फार्म का जब मैंने काम शुरू किया, तो वो डेयरी फार्म से राजनीति शुरू हुई। डेयरी फार्म से हुआ ये कि उस समय उत्तर प्रदेश का शासन था, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं कांग्रेस की बात करता था और वहाँ पर सत्ता बीजेपी की थी, तो बीजेपी के लोगों को नागवार गुजरता था। तो नागवार गुजरता था तो उसमें कसमकस होती रही, मुझे बहुत नुकसान भी हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मतलब मैंने ये सोचा कि अपने वसूलों को बदल कर आर्थिक रूप से अगर फ़ायदा भी हो जाए तो ऐसे आर्थिक फ़ायदे का करना क्या है। पर चलिए, ये अलग बात है, आपने केंद्रीय एजेंसियों की बात कही, उस पर आ जाएं। तो मैं घर भले आया, पर मेरा काम धाम बम्बई में चलता था जी। उसके बाद मैं धीरे धीरे, मैं पहले था बिल्डर लाइन में, मैं बिल्डिंग बनाता था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने को डाइवर्ट किया। मैं केंद्रीय जो केंद्र सरकार है उसके जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे CPWD है, दूसरे अन्य विभाग हैं, उनका रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर था। ओके। और उनके काम लिया करता था। तो जब उनके मैं काम लेता था तो वो काम में मतलब एज कॉन्ट्रैक्टर काम करता था, एस्टेब्लिश्ड काम था। 2018 में एक वाकया ऐसा हुआ कि केदारनाथ में मैं अध्यक्ष था, बद्रीनाथ केदारनाथ का अध्यक्ष था मैं। सरकार यहाँ बीजेपी की थी। एक कोई गुजरात के एक NGO ने या कोई समिति ने केदारनाथ मंदिर पर लेजर शो का कार्यक्रम किया। केदारनाथ के कपाट खुलने के दिन के अगले दिन, मतलब जैसे सुबह कपाट खुलने थे, अगले शाम को लेजर शो का आयोजन किया। मैं मंदिर समिति का अध्यक्ष था। मंदिर समिति को कोई विश्वास में नहीं लिया गया। फौज के MI-17 हेलीकॉप्टरों से वो बड़ी बड़ी मशीनें जो लेजर शो का काम करना था जिन्होंने, उनको पहुंचाया गया। वो सब कार्यक्रम तय हो गया, पर मुझे कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि वहाँ उस कार्यक्रम के लिए उसके अगले दिन प्रधानमंत्री जी ने आना था, तो प्रधानमंत्री जी आना है तो फिर कितना सरकार उस पर ध्यान दे रही थी आप समझ सकते हैं। तो हुआ ये फिर कि सबके लिए हेलीकॉप्टर थे जाने के लिए, लेकिन सरकार ने मुझे कहा कि नहीं, आपके लिए नहीं है हेलीकॉप्टर। मैं पैदल चला गया। ओके। मैं शाम को जब पैदल वहाँ 6 बजे के आसपास पहुँचा, तो जो टीम इस लेजर शो को आयोजन कर रही थी वो सन्नाटे में आ गई। कि आप कैसे पहुंच गए भाई? आपको तो सारे रास्ते हमने बंद कर दिए। मैं तो आमंत्रित ही नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि मैं अध्यक्ष था, मुझे कौन रोक सकता था। मैं जाने के बाद वहाँ अपने कार्यालय में बैठा, और उसके बाद वो भी एक मोदी थे, उसको हेड एक मोदी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, आपने उस कार्यक्रम का उद्घाटन करना है, उसको इनॉग्रेट करना है आपने। तो मैं जानता तो सब था, लेकिन ऑफिशियल में जब मुझे जानकारी नहीं तो मैं क्यों बोलूँ। मैंने कहा क्या, मैंने पूछा उनसे क्या कार्यक्रम है, कि लेजर शो है। मैंने कहा क्या होता है लेजर शो? कि मंदिर की दीवारों पर हमें फिल्म दिखाएंगे, चारों तरफ से एक साथ दिखेगी वो फिल्म, लोग चारों तरफ खड़े होंगे मंदिर के और वो फिल्म देखेंगे। मैंने कहा भाई, मंदिर की दीवारों पर फिल्म दिखाने के लिए आपको परमिशन कैसे मिल गई? बोले गवर्नमेंट ने दी। मैंने कहा गवर्नमेंट तो नहीं दे सकते ऐसी परमिशन। तो उन्होंने मुझे लेटर दिखाया, जो उस समय पर्यटन सचिव थे, उनके हस्ताक्षर से वो लेटर जारी था। क्योंकि कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होना है, तो उसलिए सब पूरा सरकार ही वहाँ थी, पर्यटन सचिव भी मुझे दिख गए थे वहाँ। मैंने उनको बुलाया, मैंने कहा ये आपने कैसे दे दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई अल्टीमेटली तो सब सरकार का है। मैंने कहा ये मंदिर समिति के प्रबंधन में है,
सरकार का कैसे हो गया? हम्म। और अल्टीमेटली सब सरकार का है, हम्म। लेकिन सरकार किसी व्यक्ति को ये नहीं कह सकती कि हम चौराहे पे तेरे कपड़े उतार रहे हैं। सही बात। अगर मेरी झड़ती भी करनी है हाँ। तो मुझे ओट में ले जाया जाएगा हम्म। और वहां पर मेरे कपड़े उतार कर झड़ती की जाएगी। हम्म। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम्म। बहरहाल फिर बात ये आ गई कि उस समय मनोज रावत वहाँ ये थे, एमएलए थे, हम्म। मनोज रावत भी वहीं थे। हम्म। मनोज रावत ने भी साथ दिया। हम सब लोगों ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मंदिर की दीवारों पर कोई फिल्म नहीं दिखाई जा सकती। हम्म। फिर बवाल हुआ, घपला हुआ। हम्म। फिर उन लोगों ने कहा कि इतना बड़ा हमने आयोजन किया है। मैंने कहा किया तो आप लोगों ने पहले तो मंदिर की दीवारों पर नहीं दिखाना चाहिए सब, क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? नहीं, सही है। ये उचित नहीं है। हम्म। फिर भी आपने अगर ऐसा ही है तो बताना चाहिए था। हम्म। बोला आप अभी देख लो। हम्म। मैंने कहा चलिए दिखाइए, तो उन्होंने लैपटॉप में दिखाया। हम्म। तो उसमें 17 मिनट की स्पिरिचुअल हम्म। फिल्म थी, हम्म। जो कि तथ्य उसमें बहुत अच्छे नहीं थे। तथ्यों में मतभेद हो सकता है, लेकिन भावना स्पिरिचुअल थी। हम्म। और 5 मिनट की हम्म। प्रधानमंत्री जी की फिल्म थी। ओके, उसके साथ साथ। हाँ, उसकी उसी के साथ एंड में 5 मिनट हम्म। कि ये डेवास्टेशन के बाद, हम्म। केदारनाथ के विध्वंस के बाद, चूंकि ये भगवान के अवतार हैं, इसलिए इन्होंने जन्म लिया कि इसका दोबारा पुनर्निर्माण हो सके। ओह। हमको इस पर बहुत मुझे आपत्ति थी। हम्म। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, कोई भी इंसान हम्म। भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है। हम्म। भारत में पैदा हुआ व्यक्ति, भारत का नागरिक, भारत का प्रधानमंत्री हो सकता है, भारत का राष्ट्रपति हो सकता है। लेकिन जिस स्थान पर हम भगवान की पूजा करते हैं, यहाँ मानते हैं कि यहाँ भगवान है, उस स्थान पर उसको हम नहीं देख सकते कि ये भगवान है। ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमने बोला हमारी लाश के आधार पर यहाँ दिखाया जाएगा। ओके। और अंत में उन लोगों ने ये माना कि ठीक है, हम इस 5 मिनट के आखिरी के पोर्शन को कट कर देते हैं, उसको नहीं दिखाएंगे। और तब जाके रजामंदी बनी कि आप स्पिरिचुअल दिखाओ, ये नहीं दिखाया जाएगा। अब जब इतना बड़ा घपला हो तो गया, वहाँ से निशाने पे ले लिया उन्होंने आपको। जब इतना बड़ा घपला हो गया तो इसका अर्थ ये था कि अगले दिन उनका विजिट कैंसिल हो गई। और कैंसिल हो गई, उसमें भी मेरा ये मानना है कि उसका कारण ये था वहाँ ये सब करने का कि उस समय कर्नाटक के उस इलाके में चुनाव चल रहा था जहाँ लिंगायतों का बहुमत है। तो टारगेट लिंगायतों को करना था। और आपको याद होगा उसके बाद वो लिंगायतों को के उस इलाके को इफेक्ट राजनीतिक रूप से करने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए वो पशुपतिनाथ गए। आप रिकॉर्ड चेक कर लें, माननीय प्रधानमंत्री जी पशुपतिनाथ गए, फिर यहाँ नहीं आए। तो इतना बड़ा प्रोग्राम अगर मेरी वजह से खराब हो गया तो मैंने टारगेट पे आना ही था। ओके। तो मैं टारगेट पर आ गया। तो कभी डर लगता है जब इसका जो अचानक चुनाव लड़ने को अब सुनिए, आप जो एजेंसीज की आप बात कर रहे हैं, मैं आ गया टारगेट पे। मुझे नोटिस आए, वो आए, वो सब मैं उसको फेस करूंगा। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा होनी चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे गलत किया तो। और नहीं किया है तो इतने लायक परमेश्वर ने मुझे बना रखा है कि परेशानी को मैं झेल सकता हूँ। इतनी ताकत है कि हम परेशानी को झेल सकते हैं। तो मेरा ये मानना है आज की डेट में कि सजा या दंडित, इनका कोई कानून मुझे नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने गलत नहीं किया है। परेशानी की बात है तो वो झेलने लायक मैं हूँ। ठीक बात। अब लोकसभा में भी इस तरह के तमाम नोटिस आ गए। आपको लोकसभा का बताऊं, मैं जिस दिन मैं कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ उसके दूसरे तीसरे दिन मुझे तमाम नोटिस आ गए थे। अच्छा, चूंकि मेरा काम 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक वही था, तो उस दौरान के जो कि कुछ मेरे पे मैं लाइबिलिटी है ही नहीं, मेरी नहीं बन सकता मुझ पे, लेकिन फिर भी आ गए। मैंने उसका जवाब दिया कि भाई मैं यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं चुनाव के दौरान इसको फेस नहीं कर सकता, इसलिए इस हियरिंग को टाल दिया जाए और जब चुनाव समाप्त हो जाए उसके बाद में आपको उसका सामना करेंगे। और ये नियम भी है चुनाव आयोग का कि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसको ऐसे, जब तक कि ऐसा आवश्यक न हो कि वो भाग ना जाए, हाँ, तो उसको इस तरह उसमें न फंसाए। तो मैंने उसका भी हवाला दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना और उन्होंने 31 मई को एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया कि आप पर ये लाइबिलिटी फिक्स की जाती है। कोई बात नहीं, मैं उसका कानूनी रूप से मुकाबला कर रहा हूँ, पर मुझे तनिक भी बाल भर भी इस बात की चिंता नहीं है। मैंने कह दिया कि इनके पास कोई ऐसा कानून नहीं है जो मुझे दंडित कर सकें
और ये परेशान करने की नीयत है, तो परेशानी को झेलने लायक ऊपर वाले ने मुझे बना रखा नहीं, है। लेकिन ये सबके बस के बूते की बात नहीं होती ना, क्योंकि उसी दौरान आप ही की पार्टी से बात करें, हरक सिंह रावत जी लगातार हरिद्वार से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो ईडी सीबीआई की एक रेड होती है उनके ठिकानों पे भी, उनके घर पे भी। उसके बाद अचानक ये देखने में आया कि टिकट तो वहाँ से हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिला, लेकिन हरक सिंह रावत भी बड़े नेता हैं, लेकिन कहीं कैंपेन में वो नजर नहीं आए, ना आपके गढ़वाल क्षेत्र में, ना हरिद्वार क्षेत्र में, ना कहीं टिहरी क्षेत्र में। तो ऐसा नहीं है, जब केंद्रीय एजेंसियां जब किसी को टारगेट पे लेती हैं तो नेताओं को थोड़ा सा गला भी सूखता है, डर भी लगता है, लेकिन आपको तो नहीं लगा? सबका अपना अपना झेलने की क्षमता है, सबकी अपनी अपनी। मैं हरक सिंह रावत जी मेरे बड़े भाई हैं, और हरक सिंह रावत जी को मैंने हमेशा अच्छी सलाहें दी हैं, हमेशा। मतलब उनके राजनीतिक जीवन की बेहतरी से लेकर और निजी जीवन की बेहतरी के रूप में भी मैंने उनको हमेशा अच्छी सलाह दी है। लेकिन निश्चित रूप में इस बार ये बात सच है कि मैंने उनसे निवेदन किया कि आप प्रचार में आ जाएं, और जिस तकलीफ का जिक्र आपने किया, ये मैं भी जानता था कि ये दिक्कत है उनको, वो भी जानते हैं कि ये दिक्कत है। तो एक यहाँ तक की अंडरस्टैंडिंग तो हमारी ठीक थी कि भाई नहीं भी आएंगे प्रचार में तो कोई बात नहीं है, वहाँ तक ठीक था। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनको फोर्स नहीं कर सकता था कि वो प्रचार में आए हैं, लेकिन उनसे जनमानस, उत्तराखंड का जनमानस ये उम्मीद करता है कि वो इतने मजबूत व्यक्ति हैं कि उनको इसके बावजूद चुनाव में आना चाहिए था और सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकना चाहिए था, बिगुल फूंकना चाहिए था, और जो तकलीफ, जो परेशानी है उसका मुकाबला करना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनिए, हम नेतृत्व करने की बात कहते हैं कि हम नेतृत्व करेंगे जनता का, तो सवाल यह है कि नेतृत्व तब तो करेंगे हम जब जनता को विश्वास दिला सके कि हम लड़ने के काबिल हैं। अगर हम जनता में लड़ने के जनता के बीच ये इमेज चली जाएगी कि हम लड़ने के काबिल नहीं है, तो क्या नेतृत्व करेंगे हम? इसी से हरक सिंह रावत जैसे बड़े कद के नेता को ये एक गलत मैसेज गया कि शायद वो घबरा गए, उनको भी थोड़ा डर लगा। ये सही बात है कि अगर वो कैंपेन में आपके पक्ष में भी आते, हरिद्वार में भी जाते, उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में कहा, हाँ। उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा कि मैं इसलिए नहीं गणेश गोदियाल के पक्ष में गया कि गणेश गोदियाल ने हरिद्वार में लोकसभा टिकट में मेरी मदद करने के लिए मना कर दिया। ये बात सच है कि उनकी मेरी बात हुई थी, और मैंने उनसे कहा कि भाई मैं ये चाहता हूं कि हरीश रावत जी वहां चुनाव लड़े, ठीक है, और वो भी इस आधार पर कि मैं कुछ समय के लिए इस प्रदेश में अध्यक्ष रहा, तो वहाँ हमारे भी लोग हैं। सही है। तो मैं लोगों से पूछता था, तो लोग मुझे ये कहते थे कि हरीश रावत जी ज़्यादा संभावना है उनमें चुनाव जीतने की, तो मैं उस आधार पर ये कहता था कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा मुझसे कि उसके बावजूद मैं टिकट ले आऊंगा, तो मैंने कहा उतना ही फिर प्रचार में मेहनत करूंगा जितना पार्टी आपको टिकट दे देगी। हाँ बिल्कुल, आप पार्टी के कैंडिडेट हैं, पर टिकट में मदद नहीं कर पाऊंगा। मैंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। मैंने उनसे ये भी कहा था कि आप गढ़वाल से लड़िए, यहाँ मैं आपको पूरी मदद, मैंने ये भी कहा यहाँ से लड़िए, यहाँ आपको मदद करेंगे। आज भी आप उनसे पूछ लीजिएगा, मेरे बाद उनके पास आप हो आइए और पूछ लीजिए कि क्या मैंने उनसे ऐसा कहा था कि नहीं। तो जो आदमी बहुत ओपन मन से सब चीज़ें, जो चीज़ मैं नहीं दे सकता वो नहीं दे सकता, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। फिर कांग्रेसी कॉरिडोर्स में एक चीज़ ये भी निकल के आई कि हरक सिंह रावत जी घर पे बैठे रहे, लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों ने कहा, मतलब ये कंफर्म तो नहीं होती राजनीति में चीज़ें, लेकिन कहा कि बीजेपी के लिए काम किया, टेलीफोन्स वगैरह किए अपने संपर्कों में। अब वो इसलिए है कि उनके घर के लोग बीजेपी में शामिल हुए, उनके घर के लोगों ने बीजेपी को जिताने के लिए सोशल मीडिया पर बयान दिए, सोशल मीडिया पर आह्वान किया लोगों का कि भाई बीजेपी को जिताइए। उनके नज़दीकी लोगों ने सोशल मीडिया पर आह्वान किया, बीजेपी में शामिल हो गए, और उनके जो और नीचे के नज़दीकी लोग थे उनको भी इस काम में देखा गया। तो इसलिए ये बात स्वाभाविक रूप से उठती है। मेरा सवाल ये कि जिस अंदाज में आज ये स्थिति है कि गणेश गोदियाल को माना जाता है कि कांग्रेस नेतृत्व के बहुत नज़दीक है, खासतौर पर प्रियंका गांधी बहुत आपको पसंद करती हैं, आप जिस अंदाज में राजनीतिक कर रहे हैं उत्तराखंड में, और वो आपके कैंपेन करने के लिए रामनगर भी आई थी, किस तरह के आपके दिल्ली में किस तरह के मजबूत संबंध है? क्योंकि ये एक सवाल बार बार उठता है कि आपको उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, फिर अचानक से चुनाव खत्म होते फिर आपको हटाया गया। कई बार ये बात चलती है कि दोबारा आपको कांग्रेस का प्रदेश का नेतृत्व आपको दिया जाना चाहिए। क्या ऐसी कोई बातचीत हुई है कभी आपकी, या फिर हम लोगों पत्रकारों में या कांग्रेस और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चीज़ें चलती रहती हैं? पवन जी, ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ उनकी नज़र में, ये तय करना उनका काम है। इस पर मैं
अपना बड़प्पन झाड़ने के लिए ये कहूँ कि वो मुझे जानती हैं, मुझे बहुत पसंद करती हैं, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और मैं सच बताऊँ, मैं नहीं जानता इस बात को। और एक और बात बताऊँ, मैं मेरी ये आदत में शुमार नहीं है कि मैं दिखने के लिए किसी को मिलूँ, मतलब कि मैं बार बार दिखूं और तब जाके मिलूं। आपको बताऊं, मैं अभी हम रायबरेली इलेक्शन में थे, तो रायबरेली इलेक्शन में थे, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे वहाँ पर प्रचार के लिए चुना गया। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि मैं रोज़ उनको मिल सकता था, रोज़। लेकिन जिस विधानसभा में मुझे प्रचार का काम दिया गया वो 50-60 किलोमीटर दूर था, और सभी जो प्रचार के अन्य विधानसभाओं के हमारे लोग थे जो प्रचार के काम में लगे थे, सभी लोग रात को मिलते थे, मतलब डिनर पे सब साथ बैठते थे, डिनर करते थे। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं रोज़ जाके मिलूं, मैं उनके दर्शन कर सकूं और अपना चेहरा भी दिखा सकूं। पर मैं आपको बताऊं, मैं 2 दिन गया, और जब मैं ये समझा कि मेरा काम ये है कि इस विधानसभा का इनपुट मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ, और मेरे पास एक ऑप्शन और था कि मैं बिना आके भी पहुंचा सकूं, तो मैंने वो ऑप्शन चुना कि मैं बिना जाके वो इनपुट पहुंचा देता था। ओके, ठीक है, तो मैंने कभी ऐसी कोशिश नहीं की। मैंने ये महसूस, मैं ये मानता हूं, लेकिन उनको फीडबैक तो है कि आप जिस अंदाज में हाँ, काम कर रहे हैं। ये है कि बस इतना था कि भाई मेरा उपयोग जहां पर है, मैं पार्टी के लिए उस काम को अंजाम दे सकूं। ये रहा, ये नहीं रहा कि कोई मेरा चेहरा रोज़ देखे, मेरे को जहन में याद करे और फिर इस आधार पर मैं आगे बढ़ूँ। और दूसरी बात है, तो मेरे मतलब बहुत से ऐसे मौके आते हैं कि जहाँ पर नेतागिरी में लोग ऐसा कोशिश करते हैं पीछे, हम वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। लेकिन इससे तो नुकसान भी तो हो सकता है। नुकसान की बात नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारे लीडर की जो मंशा है उस मंशा को सामने आने दिया जाए। ओके, हम अपने को सामने लाकर लीडर की मंशा को पीछे रखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये पार्टी के साथ न्याय नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आपने उत्तराखंड में पहले जब कहा जाता था कि आप सतपाल महाराज जी जब कांग्रेस में थे, आप उनके बहुत नज़दीक उनके माने जाते थे। फिर ये कहा गया कि जब प्रदेश अध्यक्ष आप बने तो हरीश रावत जी के बहुत नज़दीक है। आपने दोनों नेताओं के साथ काम किया है, दोनों की शैली में कुछ डिफरेंस देखते हैं? हालांकि अब महाराज बीजेपी में हैं, हरीश रावत कांग्रेस में, क्या आपको शैली में डिफरेंस देखते हैं? सतपाल महाराज के साथ भी आप रहे, हरीश रावत जी के साथ भी आप रहे। ऐसा है कि मैं इतना श्रेष्ठ व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं दोनों के कार्यशैली पर कोई टिप्पणी करूँ। मैं सीनियर आदमी नहीं हूँ, मैंने उनसे सीखने की कोशिश की, दोनों से। ओके, जहाँ पर मुझे लगा कि मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए, यहाँ पर ठीक नहीं हो रहा है, मैंने दोनों के साथ रहते हुए दोनों को वहाँ पर अपनी बात कही। सतपाल महाराज मानिए, जब सतपाल महाराज जी कांग्रेस में हुआ करते थे, मैं आपको आज बता रहा हूँ, बहुत सी ऐसी बातें होती थी कि मेरे और उनके ओपिनियन में डिफरेंस होता था। ओके, लेकिन पवन जी, मेरी ये कमजोरी भी है, इसको मैं कमजोरी भी कहूँगा राजनीति में, कि मैंने अपने उन भावनाओं को जो मैंने उद्धृत कर दी, जो मैंने सामने बता दी, उन भावनाओं को दबाना नहीं आया। और मैंने इसका नुकसान झेला। मैं जब कोई बहुत सी, हालांकि मैं उनके हित में करता था, और मैं आपको यकीन से बता सकता हूं कि अगर वो मेरी बातों को थोड़ा मानते, आज वो मुख्यमंत्री होते। लेकिन तो आप क्यों नहीं गए मैं ये जानता हूं कि जो चीज़ मैं नहीं बन सकता वो चीज़ मैं किसी को बना सकता हूँ। सही बात। तो हम स्टार्ट में उस काम में लगे थे कि हम उनको बनाना चाहते थे। लेकिन वो मुख्यमंत्री आप लोगों ने बनाया नहीं, फिर वो बीजेपी में चले गए। मुख्यमंत्री तो नहीं जाना चाहिए था, हमने उस दिन भी कहा उनको। हाँ। हमने उस दिन भी कहा, उसके 4-5 दिन पहले श्रीनगर में कार्यक्रम था, जिस दिन वो बीजेपी में गए, जो 2014 की बात है, उसके 4-5 दिन पहले श्रीनगर में कार्यक्रम था। और वो या तो मन में कुछ मंथन कर रहे होंगे या जो भी था, मैंने मायूस देखा उनको, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं सच बताऊं, मैंने उनको मायूस देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और मैं जब उनके पास गया कि आप मायूस मत होइए, आपको बहुत आगे जाना है। पर मैं कांग्रेस में रहते हुए उनको आगे देखना चाहता। हाँ, ये जरूर था तो आप लोगों ने रोका नहीं? ये जरूर था कि बहुत सी बातों पे डिफरेंस थे। नहीं, रोका नहीं, लेकिन आप लोगों ने उनको, या उन्होंने कहा नहीं? मैं उनसे ये उम्मीद करता था कि वो जितने बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा मन भी रखें। मैं ये उम्मीद उनसे करता था। मैं ये उनमें देखता था जैसे बाल ठाकरे होते थे। ओके, ठीक है। मैं ये उनसे उम्मीद करता था कि ये इस तरह बन जाएं, विशाल हृदय के बन जाएं। तो अब वो होंगे विशाल हृदय के, लेकिन मुझे वो चीज़ में नहीं, क्या अब 10 साल हो गए उनको एक तरह से बीजेपी में, आपको लगता नहीं कि वो वहाँ जाकर उनको वो नहीं मिल पाया? मुझे लगता है कि जिस चीज़ के वो हकदार थे
वो हक उनको वहाँ नहीं मिला और वहाँ कभी नहीं मिल सकता। कहाँ मुख्यमंत्री का कद था उनका? उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने नहीं थे तब भी कांग्रेस की तो, गढ़वाल की तो आवाज थे ही, अब वो अगर ताकत थे ही अब अगर वो। मेरी बात माने हाँ। तो मेरा तो ये मानना है कि उनको मंत्री पद स्वीकार नहीं करना चाहिए था, कितना बड़ा कद था, सांसद थे, सब नहीं कुछ नहीं थे। करना चाहिए था। हाँ। ठीक है, और मंत्री में भी आज उनकी बहुत कमजोर हैसियत आंकी जाती है, अक्सर अधिकारी उनकी नहीं सुनते, इस तरह की खबरें हम अखबारों में पढ़ते अब रहते ये हैं। तो हम अखबारों में ही पढ़ते हैं। हाँ। पर इस चीज़ से निश्चित रूप में उनका जो कद था उसमें गिरावट आई, ऐसा मैं मानता हूँ। वो हरीश कांग्रेस में रहते, वो मुख्यमंत्री होते, हाँ। ठीक है, ओपिनियन का डिफरेंस होने लगता है। हाँ, आलाकमान 2000 निर्णय भी लेता रहता है, हर बार को जरूरी नहीं सारे निर्णय आपके पक्ष में ही आए। 2014 में हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बने, हाँ। वो शायद इस बात से आहत हुए। लेकिन इसको भी देखा जाना चाहिए कि हरीश रावत कांग्रेस में कोई 2014 के पहले 2008, 5 या 2000 से नहीं थे, पहले से थे। वो 2002 के मुख्यमंत्री के तो दावेदार थे। उनका भी स्वाभाविक हक था हक तो उस था, पद पे। हक था। तो ठीक है, ये मानना चाहिए कि इस बार हरीश रावत जी को बना दिया, फ्यूचर में अगली बार मेरा भी नंबर आएगा। तो ये तो सतपाल महाराज बदी, हरक सिंह रावत जी को आपके साथ ना, हरीश रावत जी के साथ भी आपने काम, उसको उनको उनके व्यक्तित्व को कैसे देखते हैं आप? मैं हरीश रावत जी को राजनीति की यूनिवर्सिटी मानता हूँ, पॉलिटिक्स की यूनिवर्सिटी मानता हूँ। लेकिन आजकल वो यूनिवर्सिटी जिस फेल प्रकार मानी से, जाती है। हाँ ये अलग बात, देखिए समय के साथ साथ तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम था, आज क्या है, कहाँ है? आज नई यूनिवर्सिटियाँ बहुत, IIT, ये वो, DU, कई यूनिवर्सिटियाँ हो गई। तो समय के साथ साथ सब बदलते रहता है, लेकिन तक्षशिला का जो महत्व तब था, उस महत्व को लोग आज भी समीचीन मानते हैं कि भाई आज भी उसका महत्व हम उसी रूप में आंकते नहीं, हैं। हरिद्वार में तो लेकिन वो इसलिए चुनाव नहीं लड़े, वो आपने कहा था। मेरा अब मानना है हरीश कि रावत जी को लेकर दूसरे नजरिए सोचा गया कि वो कई जगह ऐसा लगता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के भीतर के ही कि भाई 2016 से CBI का केस उनके खिलाफ चल रहा है, उस केस में कुछ नहीं हो रहा नहीं, है। क्या केस है वो कुछ तो भी केस नहीं है, वो तो फंसाने वाली बात है। वो CBI का जो केस है वो फंसाने वाली बात है। माना केस यही तो है कि एक आदमी बोल रहा है कि भाई तुझे फांसी पे लटकाता हूँ, हाँ। या तो तू इस बात को बोल दे, हाँ। और या तो तुझे फांसी पे लटकाता हूँ। तो उस आदमी ने बोला कि मतलब ये जो मैं आज बोल दूंगा, इसका तो निराकरण कहीं ना कहीं आगे कर लूंगा, फांसी पे अभी लटक जाऊंगा तो तब क्या करूंगा। तो उसने फांसी को टाल के ये बोल दिया कि भाई ठीक है, तुम कर लेना जो करना होगा, तू मेरी सरकार मत गिरा। नहीं, लेकिन जैसे हरीश रावत जी जब चुनाव आप लोग लड़े, बाकी लोग लड़े, हरीश रावत जी हरिद्वार में चुनाव लड़ सकते थे, उन्होंने अपने बेटे को आगे कर दिया। ये समय संतानों को लॉन्च करने का समय थोड़ी है कांग्रेस के लिए, तो भीषण संघर्ष चल रहा है। बात वो नहीं है, बात ये थी कि मैं भी ये मानता था कि रावत जी चुनाव लड़ते तो निश्चित पूरे रूप प्रदेश में में अच्छा रिजल्ट आता, अच्छा रिजल्ट, वहाँ भी रिजल्ट अच्छा आता, मेरा ऐसा मानना है। हाँ, हमने सबने कहा वो विधानसभा में वहाँ नतीजे अच्छे आए थे, सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेचर के हिसाब से वो सीट सबसे ज्यादा कांग्रेस की मुफीद मानी जा नेचर रही के थी। हिसाब से वो सीट बिल्कुल सही है, अच्छी है। अब अंतिम निर्णय उन्हीं का था, अंतिम निर्णय उन्हीं का था, लेकिन ये सब लोग ये बात मानते हैं कि वो लड़ते, तो आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि भाई वो लड़ते तो रिजल्ट कुछ और होते। आप बहुत थोड़े समय के लिए प्रदेश अध्यक्ष बने, क्या आपको लगता है कि आपको मौका और मिलना चाहिए था? चुनाव जस्ट से 6 महीने पहले आपको अध्यक्ष बनाया गया, चुनाव बाद आपको हटाया गया। क्या आपको लगता है कि आपको अच्छा वक्त मिलता तो आज 24 के लिए कांग्रेस नए तरीके से तैयार हो चुकी होती और 27 के लिए तो हो ही रही होती? मैं ये मानता हूँ इस बारे में कि जिस प्रकार से फौज में वरिष्ठ अधिकारी ये निर्णय करते हैं कि कौन सा फौजी कहाँ पर डेप्यूट होना चाहिए, ये अधिकार हमारे पार्टी के संगठन के आधार पर हमारे हाईकमान का, और हाईकमान की कोर कमेटी में जो लोग होते हैं ये उनका अधिकार है। ये जरूर है, मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि वो कोर कमेटी सभी की क्षमताओं का आकलन उन्हें समय समय पर करना चाहिए, और इसका निर्धारण करना चाहिए कि कौन सा फौजी हमारा कहाँ पर रहना चाहिए। तो मुझे हटाया गया, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं इस बात की, मुझे बनाया उस बात की मुझे खुशी है। तो चूँकि जिन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया, मुझे बनाया, अगर उन्होंने हटा भी दिया है मुझे, तो ऐसे नहीं हटाया कि तू किसी काम का नहीं है, चल हट, किनारे हट, इस तरह नहीं हटाया। मुझे हटाया तो हटाने के बाद मुझे CWC में स्थान दिया, मुझे राजस्थान की स्क्रीनिंग कमेटी में स्थान दिया, मुझसे राजनीतिक काम लिया। अभी रायबरेली में 6 विश्वसनीय लोगों की ज़रूरत थी कि जो कैंपेन में रह सके, उसमें से एक व्यक्ति मैं था, ये मेरा सौभाग्य है। तो जब हाईकमान की मुझ में आस्था है, ये अलग बात है कि उनको जिस समय लगेगा कि ये किसी इस मोर्चे के लिए काबिल है, तो उस मोर्चे पे मुझे लगाया जाएगा। और अगर इस प्रकार का कोई कॉल मुझे नहीं आता है, तो मेरे पास पूरा उत्तराखंड पड़ा है ना, सही बात, अपनी बात को
जगह जगह ले जाने के लिए। लेकिन 2027 के नज़रिए से मैं सवाल करूं आपसे, 2000 कांग्रेस 2014 से चुनाव हारती जा रही है। आप लोगों ने बद्रीनाथ और बंगलौर में एक तरह से बीजेपी को पटकनी थी। खास तौर पर बद्रीनाथ का ज़्यादा बड़ा महत्व है क्योंकि कांग्रेस के जो मजबूत नेता जो करीब करीब 15-20 साल से कांग्रेस की राजनीति वहाँ कर रहे थे, वो अचानक से बीजेपी में चले गए। मनीष खंडूड़ी भी बीजेपी में चले गए, यानी गढ़वाल को एक तरह से बहुत बड़े झटके लगे। उसके बावजूद वो बद्रीनाथ का चुनाव आप लोगों ने पूरी कांग्रेस ने जीता, लेकिन वहाँ आपका खास तौर पर एक असर दिखाई दिया, एक अपील दिखाई दी, एक सहानुभूति आपके प्रति भी बनी कि जिस अंदाज में गणेश गोत्याल पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। वहां बद्रीनाथ में लोगों ने एक तरह से उसको जीत दी। 27 के नजरिए से अब सामने केदारनाथ भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, केदारनाथ का उपचुनाव है, इसको लेके क्या रणनीति है? केदारनाथ की आप लोगों ने एक यात्रा भी निकाली, आपके प्रदेश अध्यक्ष, उसमें झगड़ा भी आप लोगों का रुद्रप्रयाग जिले में एंट्री करने के बाद हो गया। उन्होंने कहा कि आप लोगों ने व्यवस्था खाने पीने की 29 किलोमीटर 27 किलोमीटर दूर कर ली। फिर वहाँ प्रदीप थपलियाल ने टेबल पटक दिया, बहुत सारा ड्रामा हुआ। फिर मैंने इंटरव्यू किया करण महाराज, उन्होंने कहा कि 3 किलोमीटर बमुश्किल मनोज रावत चल सके, सिर्फ गणेश परिक्रमा से ही टिकट नहीं मिल जाता, उससे राजनीति नहीं बनती है। ऐसे में केदारनाथ कैसे जीतेंगे? बद्रीनाथ आपने जीत लिया, बीजेपी संभल गई है, 5-5 मंत्री झोंक दिए उन्होंने, लेकिन आपके भीतर का, घर के भीतर का झगड़ा हाउस ऑर्डर में नहीं है, कैसे करेंगे? पवन जी, मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक परिणामों में, चुनाव के परिणामों में परसेप्शन का बहुत बड़ा महत्व है। आपने कहा कि 2014 से हम लगातार चुनाव हार रहे हैं, ये बात सही है। ये भी एक परसेप्शन है कि बीजेपी ने एक परसेप्शन लोगों में फिक्स कर दिया कि लोगों को ये लगता है कि वो बीजेपी उनके करीब है, बीजेपी उनकी पार्टी है। और अगर लोगों को ये लगता है तो बीजेपी चुनाव जीत रही है। लेकिन उसके बाद आपने बद्रीनाथ पर आए। बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी ने जो कृत्य किया वो लोगों को पसंद नहीं आया। हमारी कामयाबी इस बात में थी कि हम राजेंद्र भंडारी जी के उस कृत्य को वोट पड़ने तक भी लोगों के जेहन में जिंदा रखें। Yes. उस परसेप्शन को बनाए रखें कि भाई ये बात है। मैंने ये बात वहाँ कही। मैंने कहा कि बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी चुनाव जीते या कांग्रेस चुनाव जीते, इस प्रदेश की सरकार पर और देश की सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात। पर सवाल संदेश का है कि जो लोग राजनीति में रहते हुए अपने हित के लिए इस प्रकार से आज इधर और कल उधर करते हैं, क्या आप लोग ये चाहते हो कि इस प्रदेश में यही बात फैले और सब लोग ऐसा करते रहें? अगर आपने इस बात पर मोहर लगा दी, इनको जिता दिया, तो कल इस प्रदेश में दूसरे लोग भी यही सब करेंगे, अराजकता फैलेगी। सही है। और अगर आपने इस बार दंडित कर दिया, दंडित क्या होता है राजनीति में? दंडित वोट से होता है। वोट से दंडित। आपने वोट से दंडित कर दिया तो ये बात रुक जाएगी। और आपको बता दूं, मैं आज की स्थिति में, आज की डेट में बीजेपी का जैसे रहता ही है प्रचलन कि ये पार्टी तोड़ो, वो पार्टी तोड़ो, अपने साथ जोड़ दो, कल उनको अपना टिकट देके फिर जिता दो। आज क्या समझते हैं आप कि बद्रीनाथ के चुनाव के बाद कोई कांग्रेसी टूट कर बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहेगा? बिल्कुल बीच में। सही बात, बिल्कुल नहीं चाहेगा। क्योंकि डर गए लोग। डर गए। ये डर किसने पैदा किया? ये बद्रीनाथ की जनता ने पैदा कर दिया राजनीति में। तो ये अब केदारनाथ की बारी है। अब केदारनाथ में आपने जो प्रश्न किए, रणनीति का मैं हिस्सा नहीं हूँ। मतलब केदारनाथ की रणनीति क्या होगी, मैं बद्रीनाथ में भी रणनीति का हिस्सा नहीं था। मैं बद्रीनाथ में प्रचार का हिस्सा था, और वो भी प्रचार का हिस्सा अपने तौर तरीकों से। और जो तौर तरीकों से मैं बद्रीनाथ में प्रचार का हिस्सा था, उन्हीं तौर तरीकों से मैं केदारनाथ में भी प्रचार का हिस्सा रहूंगा। आप मनोज रावत को साथ लेके चल रहे हैं ना? लेकिन मैं नहीं लेके चल रहा हूँ। मैं अगर केदारनाथ जाता हूँ और मनोज रावत जी मेरे साथ आते हैं, तो वो वहाँ के पूर्व विधायक हैं, मैं उन्हें मना करूं कि आप मेरे साथ मत आइए? प्रदेश अध्यक्ष तो कह रहे हैं वो पूरे 3 किलोमीटर चल पाए, पूरी 300 किलोमीटर की यात्रा में। ये इस बात पर जवाब प्रदेश अध्यक्ष ही देंगे। नहीं, उन्होंने तो जवाब दे दिया ना, 3 किलोमीटर चले मनोज रावत, टिकट चाहिए उनको, लेकिन चले 3 किलोमीटर 300। तो उन्हें पता नहीं, मैं कभी बात करूंगा उनसे कि क्या उन्होंने मनोज रावत को कहा था कि भाई कहाँ से कहाँ तक चलना है। अगर उन्होंने कहा मनोज रावत जी को कि कहाँ से कहाँ तक चलना है, और मनोज रावत जी ने उनके आदेश की अवहेलना की होगी, तो ये भी ठीक बात नहीं है। वहाँ पे नारे नहीं लगने दिए और मार्केट में देखिए, ये मैं समझता हूँ सिर्फ करण महाराज जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे, बाकी सबके लगेंगे, ऐसा क्यों? देखिए, अब कुछ बातें ऐसी हैं कि जो पार्टी फॉर्म पे होनी चाहिए। मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बातें करना मेरा भी हल्कापन कहलाएगा। मैं ये मानता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष जी प्रदेश में अध्यक्ष होने के नाते हम सबके कैप्टन हैं, लेकिन उम्र में मेरे से छोटे हैं, मेरे अनुज हैं, मेरे छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई होने के नाते कुछ बातें मैं उन्हें अलग से भी कहता हूँ, समझाते भी रहता हूँ, बोलता भी हूँ। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि
अभी मैंने महाराज जी के लिए एक बात कही ना कि दिल बड़ा होना चाहिए, तो मैंने नाम तो उनका, क्योंकि प्रश्न उनके परिप्रेक्ष्य में था, उनके संदर्भ में था, मैंने उनके लिए कहा, लेकिन ये मेरे पर भी तो लागू होता है, ये सब पे लागू होता है। नहीं, आप तो बड़ा दिल दिखा रहे। जब लोगों ने कहा कि आप बद्रीनाथ से लड़ लीजिए, आपके प्रति सहानुभूति है, आपने पार्टी का झंडा गढ़वाल में उठाया, जबकि तैयारी आपकी थी नहीं, तैयारी मनीष खंडूड़ी की थी, आपने उठाया, फिर आप बद्रीनाथ में आपने कहा नहीं वहाँ के हमारी स्थानीय टीम है वो लड़ेगी। फिर अब आजकल हम मीडिया वाले भी पूछ रहे हैं कि आप केदारनाथ से लड़ लीजिए, माहौल वहाँ भी आपके पक्ष में, लेकिन आप कहाँ कहते हैं कि नहीं वहाँ भी हमारे स्थानीय नेता लड़ेंगे जो वहाँ संघर्ष कर रहे हैं आए दिन, हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो बड़ा दिल आप तो दिखा रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आज आपके चैनल में इस बात की घोषणा करता हूँ कि जिस दिन गणेश, मैंने ये कहा है कि मेरा स्वाभाविक हक श्रीनगर से है, मैं वहाँ से चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अगर गणेश गोदियाल को चुनाव होते होते भी ये लगेगा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई दूसरा है, तो मैं क्यों ना उस आदमी को आगे लाऊं कि भाई श्रीनगर में भी कहीं भी। ऐसे राजनीति कैसे चलती है? कोई लेकिन बात ऐसे तो लोग काट के आगे निकल जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं बाल ठाकरे बन जाऊंगा किसी दिन, इसी राजनीति से मैं किसी दिन यहाँ का बाल ठाकरे बन जाऊंगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि मुख्यमंत्री बनना है। मकसद अगर ये हो कि प्रदेश की बेहतरी करनी है तो वो किसी भी रूप में की जा सकती है, चुनावी लड़के होता है। मैंने एक चैनल में कहा था, कहीं कहा था, और आज आपसे भी कह रहा हूँ, मैं तो ये महसूस कर रहा हूँ कि जितना इस प्रदेश का हित मैंने विधायक रहते हुए नहीं कर दिया, मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा हित मैं आज हारने के बाद सार्वजनिक रूप से अपने बयानों के जरिए जनता का भला कर रहा हूँ। मुद्दे उठा करके, मुद्दे उठा जनता के मुद्दे। अभी आप देखिए, सरकार ने, मुख्यमंत्री ने एक केदारनाथ धाम की स्थापना दिल्ली में कर दी थी। अगर मैं आज नहीं हूँ तो तब भी वो केदारनाथ धाम बनना बंद हो गया ना, जब हमने उठाया। सबसे पहले कहा कि देखिए एक सबसे बड़ी बात है गढ़वाल की अस्मिता, गढ़वाल की आर्थिकी, गढ़वाल की रोजी रोटी, भविष्य और देश की संस्कृति, धर्म की रक्षा का भी सवाल। आपने उसको इस तरह से छुआ उस मुद्दे को कि भाई सिर्फ केदारनाथ धाम का दिल्ली में बनना कोई सामान्य बात नहीं है। हमारी रोजी रोटी, आजीविका, आर्थिकी का भी है, संस्कृति का भी है, और देश के भी अगर हमारे जो धाम है उनकी रक्षा हम इस तरह से नहीं करेंगे कि कोई कहीं भी हम कुछ भी खोल के बैठ जाएंगे, तो उनकी भी वो आस्था, श्रद्धा होगी। उस मुद्दे को जिस अंदाज में आपने उठाया, आप एक उपवास पर बैठ गए, अनशन आपने किया, और उसके बाद पूरा ये माहौल ऐसा बना कि बीजेपी के लोगों को भी महसूस हुआ गलती हो गई हमसे। निश्चित रूप में देखिए, सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि एक फ्रेंचाइजी टाइप नाम दिया गया, केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली। उसमें मिसगाइड करने के लिए, मिसगाइड लोगों को, श्रद्धालुओं की आस्था को। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, जैसे यही है कि जो लोग शिरडी नहीं जा सकते हैं वो राजपुर रोड में शिरडी मंदिर आके नमस्ते बोल सकते हैं, यही है ना। लोग मानते हैं कि ये भी शिरडी, मतलब साईं बाबा यहाँ भी हैं, और शिरडी नहीं जा सकते हैं तो राजपुर रोड ही चले जाइए, यही तो है। तो उसी तरह से दिल्ली वाले ये सोचें कि भाई केदारनाथ नहीं जा सकते, यहीं पर जो है हम केदारनाथ चले गए। और ये मुख्यमंत्री जी का बोलना कि जो लोग केदारनाथ नहीं जा सकते हैं वो वही पुण्य यहाँ अर्जित कर सकते हैं, ये हमारे हकों पर डाका था। ये किसी का वकील बनने जैसा था। ये उन दिल्ली के लोगों का जिनका वो ट्रस्ट था, उनसे क्या संबंध है वो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके हितों की पैरवी करना और हमारे हितों पर डाका डालने के समान था। ये बात प्रचारित की गई कि केदारशिला लाकर यहाँ शिलान्यास किया गया। देखिए केदारशिला क्या होती है, पत्थर तो पत्थर होता है ना, लेकिन चूंकि उसको केदार नाम दिया गया, केदारशिला है, तो वो केदारशिला हमारी आध्यात्मिक संपत्ति है। उस आध्यात्मिक संपत्ति पर किसी का मुख्यमंत्री होने के नाते निजी अधिकार नहीं हो जाता कि वो मुख्यमंत्री के रूप में उस शिला को कहीं भी ले जाएं और उसका शिलान्यास कर दें। ये ऐसे पत्थर कोई उठा के कहीं भी ले जाए, चुपचाप पत्थर है वो, सही है, लेकिन उसको केदारशिला नाम देकर तब उसमें आस्था आती है, और वो हमारी आध्यात्मिक दौलत पर डाका है। तो जब मैंने देखा कि इस तरह से हमारे हितों पर डाका डाला जा रहा है, तो मैंने तत्काल अपने गांव के शिवालय में 1 घंटे का मौन किया, और फिर उसके दूसरे तीसरे दिन बद्रीनाथ चुनाव का रिजल्ट था। हम पहले से बिल्कुल इस बात से बिल्कुल निष्फिक्र थे कि चुनाव में कोई ऐसी बात ना हो जाए, हमें पूरा यकीन था कि हम चुनाव जीत रहे हैं। तो मैं गोपेश्वर चला गया था, और उसके तीसरे दिन फिर हम मुखीमठ में हम सब कांग्रेसियों ने एक वहाँ पर बैठक की, इसका विरोध दर्ज किया, वहाँ के तीर्थ पुरोहित समाज को इस बात से अवगत कराया, वहाँ के व्यापारियों को इस बात से अवगत कराया, और सब लोगों को ये लगा कि हाँ भाई वाकई ठीक नहीं हो रहा है। लोगों ने सब समर्थन दिया, और अब उसका परिणाम ये है
कि हमने जब कहा कि मुख्यमंत्री अपने प्रभाव का उपयोग करके उसको बंद कराएं। उसमें भी आपने मुख्यमंत्री को क्रेडिट दिया कि साहब आपके देखिए, प्रभाव से बंद हुआ। मैंने ये एक मुख्यमंत्री अच्छी बात आपने मैंने कही। मैंने मु- देखिए, हम ना स्वस्थ राजनीति चाहते हैं। मुख्यमंत्री धामी वो मेरे कोई दुश्मन थोड़ी हैं। सही। मैं सच बताऊं, वो मुझसे बहुत बार मतलब बहुत प्रेम है उनका मेरे से। वो भी विधायक रहे उस सदन के, मैं भी विधायक रहा, हमारी आपस की इंटीमेसी बहुत अच्छी है। लेकिन सवाल ये है कि भाई प्रदेश का क्या है, हमारी इंटीमेसी तक थोड़ी सीमित है। प्रदेश का अगर नुकसान हो रहा है तो हमें वहाँ पर बोलना पड़ेगा। और बोलने का मतलब ये थोड़ी है कि उनको नीचा दिखाना, बोलने का मतलब है कि उनको रास्ता दिखाना। अब अगर दिल्ली के मंदिर के बारे में गणेश गोदियाल ने रास्ता दिखाया और उन्होंने उसको ठीक कर दिया, तो मैं उनको अगर बोलूँ कि भाई ये आपका प्रभाव है, तो गलत क्या है? और उस लेकिन प्रभाव के बद्रीनाथ बाद का नैरेटिव है कि आपने जब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष थे, दिल्ली मुंबई में आपने बनवा दिया, और रावत जी भी गए थे उसमें, निशंक जी भी गए थे। नहीं, कोई साबित कर दे इस बात को कि मैं वहाँ गया, कोई साबित कर दे। मैंने ये पहले भी कहा कि एक संस्था जिसका मंदिर नाम तो वहाँ बना ना, लेकिन नहीं, पवन जी, नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा है कि उस समय एक संस्था ने मुझे, बद्रीनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष रहते हुए एक संस्था ने मुझे ये कहा कि हम मुंबई के एक इलाके में बद्रीनाथ मंदिर बना रहे हैं, आप उसमें आइए, मतलब उसके शिलान्यास में आइए। तो मैंने तत्काल रूप में कहा कि बद्रीनाथ नाम से अगर कोई मंदिर कहीं बन रहा है तो मेरी दृष्टि में वो सिर्फ बद्रीनाथ में हो सकता है, सही है, दूसरी जगह नहीं। इसलिए मैं ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ सकता। मैंने स्पष्ट मना किया और मैं नहीं गया। लेकिन बहुत साल बाद, मतलब इस बात को हो गए होंगे 15 साल, तो उसके 5-7 साल बाद मुझे एक शादी का न्योता आया। और जब शादी का न्योता आया तो उस शादी में मैं शरीक होने बम्बई गया। तो पता चला कि वहीं वो शादी है। ओके। तो तब मैंने देखा कि वो मूल रूप में एक सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों का हॉल है। हमारे लोगों ने, ठीक है, उनका ये प्रयास रहा और उनके प्रयास को भी सराहा जाना चाहिए कि उन्होंने बद्रीनाथ नाम से अपने लिए एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी बनाई है, कॉमन समाज के लिए एक प्रॉपर्टी बनाई है, जहाँ उनके छोटे मोटे काम होते हैं, बैठक होती है, मंगनी हो जाती है, शादी हो जाती है। एक संस्था ने अपना ये काम किया है। तो मैं उस शादी में शरीक होने जब गया और हॉल देखा, तब मुझे ये पता चला कि बद्रीनाथ मंदिर भी इसी हॉल के कोने में बना हुआ है। तो वो वहाँ पर बद्रीनाथ जी की पूजा करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? उनका नाम ना तो बद्रीनाथ ट्रस्ट है, हाँ सही है, उनका नाम कुछ अलग नाम है, बम्बई भ्रातृ और मंडल। ना उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस तरह वकालत की। नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं गए। कौन मुख्यमंत्री गया उसमें? न उसमें कांग्रेस का कोई नेता इस रूप में गया कि भाई बद्रीनाथ के दर्शन ही यहाँ हो जाएंगे। तो उन दोनों, भारतीय जनता पार्टी मुद्दे को भटकाने का काम कर रही है। अब गणेश गोदियाल की हैसियत है कि गणेश गोदियाल, उनको मुख्यमंत्री का अगर दिल्ली के केदारनाथ धाम ट्रस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो कैसे वो मुख्यमंत्री की बात मान गए? आप ये बात, ये मुख्यमंत्री को पूछा जाना चाहिए ना, सही, कैसे मान गए? आज गणेश गोदियाल बसई वालों को कहे कि तुम वो बंद कर दो, क्या वो कर देंगे? क्या रोल है गणेश गोदियाल का उसमें? गणेश गोदियाल का कोई कंट्रीब्यूशन है कि उसको खड़ा करने में? तो जब मेरा नहीं है तो वो क्यों करेंगे? और यहाँ मुख्यमंत्री का कुछ था तो तब तो मुख्यमंत्री जी की बात माने। और अभी पूरा नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी को हमने ये कहा कि आपने अपने प्रभाव का उपयोग करके, चूंकि आपका प्रभाव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं आप, मुख्यमंत्री के पद का उपयोग करके आपने दिल्ली में उस काम को बंद करा दिया। अब आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करके केदारशिला वापस लाएंगे ससम्मान, उस जमीन को बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दिलाएंगे, क्योंकि वो पैसा केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से जमा हुआ है। और खाते में जो पैसा है वो पैसा भी यहाँ ट्रांसफर कराएंगे, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को ट्रांसफर कराएंगे। तो मैंने ये सब बातें कही हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का काम पूरा नहीं हुआ है, उनको अपना काम पूरा करना है। और मैंने सुना कि मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं 6-8 तारीख में, अगस्त मुनि जा रहे हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि उस दिन तक इस काम को पूरा करें, नहीं तो वहाँ के तीर्थ पुरोहित और हम सब लोग मुख्यमंत्री जी को अगस्त मुनि में इस बात को पूछेंगे कि आप कौन होते हो केदारशिला यहाँ से उठाने वाले? आपका क्या हक है? यहाँ के जर्रे जर्रे पर उत्तराखंड के आस्था, जिनकी आस्था हो भगवान केदार में, ये उनका है। आपका निजी हक नहीं है कि आप यहाँ से किसी केदारशिला को ले जाकर वहाँ पर दिल्ली में और ले गए हैं तो सर सामान लाइए पहले, तब आप यहाँ आइए। 1-2 सवाल मैं आपसे और करूँगा। एक सवाल तो ये बताइए, ये जो गढ़वाल, इस तरह की बातों से एक चीज़ ये भी निकल के है कि कई बार हम तमाम तरह के सामाजिक तबकों में बैठते बात होती है, गढ़वाल और कुमाऊं के बीच की जो
लाइन को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश हो रही है। कुछ लोगों का इसके जरिए भी ऐसा कहा गया कि साहब वहाँ कैंची धाम को, आदि कैलाश को, दूसरी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, कि चार धाम यात्रा को कम प्रमोट किया गया है। ये तो छोटे से प्रदेश में अगर हम इस तरह से लाइंस को बढ़ाएंगे, इस खाई को चौड़ा करेंगे, तो इसमें तो नुकसान ही है। पवन जी, मैं ये मानता हूँ कि ये बातें अगर उठ रही हैं तो ये उचित नहीं है। गढ़वाल और कुमाऊं, तराई और हरिद्वार ये सब उत्तराखंड के अंग हैं। दायां बायां, ऊपरी नीचे, ये पूरे हमारे अंग हैं। अगर इसमें एक अंग भी कमज़ोर हुआ तो वो शरीर स्वस्थ नहीं कहलाएगा। बिल्कुल। इसलिए पर्यटन का विकास, यात्रा का विकास कुमाऊं मंडल में भी होना चाहिए। लेकिन ये जो बात उठी, ये बात भी, इसकी भी ये बात भी जांच योग्य है कि इस बार यात्रा में जो इन्होंने एक कंपनी को काम दिया, एक निजी कंपनी को काम दिया रजिस्ट्रेशन का, और पूरा खेल वहीं से शुरू पूरी हुआ। बदइंतजामी हो गई यात्रा में, अव्यवस्थाएं हाँ, फैल एक गई। गुजरात की कोई कंपनी है। ये पहले तो गुजरात के प्रभाव से बाहर निकले। मुख्यमंत्री जी जब तक गुजरात के प्रभाव में पड़े रहेंगे तब तक उत्तराखंड का हित नहीं कर सकते। यानी रजिस्ट्रेशन भी गुजरात मैंने की सुना कंपनी कि करेगी, कंपनी है लेजर शो भी गुजराती गुजरात की करेगी। कंपनी है जिसको ये रजिस्ट्रेशन का काम दिया गया, और उस गुजरात की कंपनी ने रजिस्ट्रेशन में ऐसा खेल किया कि लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाए। अब जब लोग यहाँ से आगे नहीं जा पाए, वो कहाँ जाएंगे? वो कहीं तो डाइवर्ट होंगे। तो और ये चीज, ये बात मुख्यमंत्री तक गई, मुख्यमंत्री ने एक्शन क्यों नहीं लिया ये वो जाने। तो जो प्रश्न कांग्रेस के नेताओं से पूछे जा रहे हैं, ये प्रश्न मुख्यमंत्री जी से पूछे जाने चाहिए। ये प्रश्न अगस्त मुनि में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी से वहाँ की जनता ने पूछे जाने चाहिए, उनके जनता के द्वारा वहाँ पूछे जाने चाहिए कि जब आपको ये पता चला कि जो गुजरात की कंपनी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नियुक्त की है वो रजिस्ट्रेशन नहीं होने दे रही है, लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, तो लोग डाइवर्ट होकर गए होंगे इधर उधर, कोई वापस ही चला गया होगा। तो चूंकि लोग वापस गए, आपको जानकारी थी, तो आपने क्यों उसमें हस्तक्षेप नहीं किया, ये उनको पूछा जाना चाहिए। अब जब वो जवाब नहीं देंगे, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जवाब देते तो हल निकल जाता है। अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं, तो जैसे आपके मन में ये प्रश्न आया, ऐसे बहुतों के मन में आ रहा है ये प्रश्न। मेरे से भी बतेरे ये बात करते हैं कि यार मुख्यमंत्री जी ने इसलिए जानबूझ के उसमें हस्तक्षेप नहीं किया कि उनका कहीं इंटरेस्ट था यात्रा को डाइवर्ट करने का। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो सकता है ये बात इसीलिए फैल रही हो कि मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को एक तो ये प्रैक्टिस टालनी चाहिए कि लिखा हुआ पता नहीं कौन अधिकारी देता है कि उनके राजनीतिक सलाहकार देते हैं, वो लिखा हुआ पढ़ें, ये उचित नहीं है। हम चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपने विवेक से अपनी बात कहें, उनके विवेक से आई हुई बात हम सब की बात होगी, उस विवेक से कही हुई बात पर हमारा विश्वास होगा। ये क्या बात है कि भाषण भी पढ़ के करना है, ये क्या बात हुई? स्वाभाविक रूप में क्षमता इतने सालों में विकसित हो जाती है आदमी की कि वो अपने विवेक से अपनी बात कह सकता है। क्योंकि ये सबसे ज्वलंत प्रश्न है, मैं सबसे आखिर में इसको पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा आपसे आपकी राजनीति को समझना था, इसलिए मैं इसको अंत में पूछ रहा हूँ। भू कानून को लेकर के इस वक्त पूरे पहाड़ की जो आत्मा है, मानस है, वो उद्वेलित है। गैरसैंण में आप भी उस मंच पर दिखाई दिया, हालांकि ऋषिकेश में हम लोग आपको उस मंच पर नहीं देख पाए थे। भू कानून को लेकर क्या सरकार हीला हवाली कर रही? कहाँ 2022 में कमेटी बनना, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी सुभाष कुमार की अगुवाई में, फिर उसकी रिपोर्ट भी आ जाना, उस पर कुछ नहीं हुआ। उस रिपोर्ट के अध्ययन करने के लिए एक और ड्राफ्टिंग कमेटी की एक और कमेटी बना दी गई। क्या आपको लग रहा है भू कानून को लेकर के आपका क्या विजन है, क्या नजरिया है? सबसे पहली बात, आपने 2-3 प्रश्न कहे। आपने पहले तो इस बात का जवाब दे दूं मैं कि मैं गैरसैंण में दिखा, यहाँ नहीं दिखा। ऐसा है कि जब से ये शुरुआत हुई कि मूल निवास और भू कानून, मैंने ये माना कि ये दोनों चीज़ें उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक के हित में हैं। मूल निवास से हरिद्वार का व्यक्ति भी कुप्रभावित नहीं होता, उधम सिंह नगर का व्यक्ति भी कुप्रभावित नहीं होता, और पहाड़ का व्यक्ति भी कुप्रभावित नहीं होता। तो अगर कोई मांग कर रहा है कि हमें मूल निवास दिया जाए तो उसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। जहाँ तक भू कानून की बात है, मैं ये मानता हूँ कि समय समय पर सरकारों ने इतनी ढील दे दी है। वैसे ही उत्तराखंड में गैर वन भूमि, गैर वन मतलब ज़्यादातर वन ही है, ज़्यादातर वन भूमि है, 60% के आसपास, 62% के आसपास वन भूमि है। तो जो 38% भूमि बचती है उसी में रिहायशी भूमि भी है, कमर्शियल भूमि भी है, खेती की भूमि भी है, सब कुछ उसी में है। और उसमें से भी अधिकांश हरिद्वार और उधम सिंह नगर में है। तो बचा जो पहाड़, उसमें बहुत ही सीमित संभावनाएं। सही है। तो जहाँ बहुत ही सीमित संभावनाएं हों, वहाँ
कुछ लोग अपने हितों के लिए उस भूमि का उपयोग कर दें तो स्थानीय लोगों को आज नहीं तो कल उसमें ये लगेगा कि हम ठगे गए। सरकारों का ये काम होता है कि सरकार समय से पहले आने वाली स्थिति का जायजा ले और उसके अनुसार नियम बनाए। तो सरकार को उनकी रक्षा के लिए नियम बनाने चाहिए। ये सही है कि भूमि से संबंधित नियम तमाम सरकारों ने ढील दी। कुछ लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकारें भी इसमें शामिल रही। हमारे अतीत में बहुगुणा जी मुख्यमंत्री रहे, उनके समय का लोग उदाहरण देते हैं कि उन्होंने भी एक नियम बना दिया। मैं ये कहता हूँ कि चाहे हमने गलत कर दिया हो या चाहे किसी और ने गलत कर दिया हो, स्टार्ट में लोग कहते हैं कि जो बीजेपी की अंतरिम सरकार आई उसी ने गलत कर दिया। उसके बाद जो अभी बीच में जो 2017-18 में त्रिवेंद्र जी के समय जो छूट दी गई सरकार थी, उस समय छूट दी गई, ये कहते हैं। मैं ये कहता हूँ कि इस झगड़े में न पड़कर हम समग्र रूप से ये स्टडी करें कि कहाँ कहाँ गलत हुआ है और उन गलतियों को अब ठीक कर दिया जाए। सही है, जो सत्ता में है उसकी ड्यूटी है, ये जनता ने उसको मैंडेट दिया है। और ये सिर्फ झगड़ने का कारण होता है कि उसने ये कर दिया और उसने ये कर दिया, लेकिन झगड़ने के कारण के साथ साथ हमें समाधान भी ढूंढना है। तो हमें समाधान के साथ जनता के सामने आना चाहिए। और ये समाधान कौन कर सकता है? वर्तमान में जो सरकार है वो कर सकती है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो एक राजनीतिक दल होने के नाते गणेश गोदियाल ने ऐलान किया कि हम करेंगे। सही बात है, यही तो हम कर सकते हैं कि भाई अगर ये नहीं कर दें तो हम करेंगे। विपक्ष की पार्टी यही कहेगी भाई जब जनता हमें मौका देगी तो हम करेंगे। अच्छा, अब मूल निवास और स्थायी निवास का मैं फर्क आपको बताता हूँ। देखिए, मूल निवास का जो मैं जितना मैं जानता हूँ, मैं कोई वकील नहीं हूँ, पर जो भी मैंने सुना सुनाया और अपने विवेक के आधार पर जितना मैं आजकल ये सोशल मीडिया के माध्यम से या नेट के माध्यम से जितनी स्टडी में कर पाया हूँ, मैंने ये महसूस किया, मैं ये मानता हूँ कि जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग देश बने, देश आज़ाद हुआ और भारत और पाकिस्तान अलग अलग बने, तो बहुत से लोग ये सबको छूट दी गई कि जो हिंदुस्तान से जाकर पाकिस्तान बसना चाहता है या बांग्लादेश जाकर बसना चाहता है वो भी छूट है, और जो वहाँ से यहाँ आ सकते हैं ये यहाँ भी उनको भी छूट है। तो ये स्वाभाविक रूप से ये सभी जानते हैं कि धार्मिक आधार पर लोगों ने अपना अपना चुनाव इधर से उधर हुआ, काफ़ी ज़्यादा लोग धार्मिक आधार पर इधर उधर हुए। बहुत से हमारे सिंध के रहने वाले भाई, पाकिस्तान के पेशावर साइड में रहने वाले या तमाम जगहों पर रहने वाले भाई वो भारत आए। और भारत आए तो नागरिकता का पहली शर्त उसका पता है कि भाई किस राज्य में, सही है, किस गांव में, वो पता आवश्यक है ना, स्थायी पता। तो उनके पास ये संकट था कि भाई वो कहाँ का पता देंगे, वो तो उनका पता तो पाकिस्तान में था। तो सरकार ने, उस समय की सरकार ने ये निर्णय किया कि आज की डेट में, सन 50 में निर्णय हुआ, आज की डेट में जो जहाँ पर रह रहा है वही उसका स्थायी पता, वो उसका वहाँ का मूल निवासी मान लिया। और इस आधार पर फिर उनको नागरिकता मिली। सही है। अब जब नागरिकता मिली वो वहाँ के मूल निवासी हो गए। मूल निवास, उस दिन से बात आई कि ये मूल निवासी हैं। ये देश भर में लागू, उत्तराखंड में क्यों नहीं हो पा रहा है? तो सुनिए, था मेरे पास तो मूल निवास का सर्टिफिकेट है 98 का। ओके, तब यूपी के टाइम मिलता था, अब नहीं और मिलता। आज भी अगर सरकार दे देगी तो किसका क्या चला जाएगा? इसमें दिक्कत क्या हो रही है? तो दूसरी जो आपने बात की, मैं ये कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन यहाँ है कि सरकार इस बारे में कोई जवाब ही नहीं देती है। कंफ्यूजन वहाँ है। सरकार को, मुझे लगता है सरकार में ऐसे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं कि होना क्या है, क्या हो रहा है। अब आप दूसरी बात पे आइए। दूसरा है डोमिसाइल, स्थायी निवास। ये स्थायी निवास की व्यवस्था का आवश्यकता क्यों पड़ी मैं नहीं जानता, पर पड़ी इसलिए होगी कि उत्तराखंड का कोई व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, सही है, या दिल्ली का कोई व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है, तो उसको कहाँ का माना जाए? जो स्थानीय लोग थे, जैसे महाराष्ट्र में ये मुद्दा उठा था, आपको याद होगा, बहुत पहले ये मुद्दा उठा था। तो फिर सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार ने इसके लिए एक अम्ब्रेला लॉ बनाया, सब पर आच्छादित होने वाला लॉ बनाया, कानून बनाया कि 20 साल जो व्यक्ति एक ही स्थान पर रहने का प्रमाण साबित कर दे उसको वहाँ का स्थायी निवासी माना जाएगा, और वहाँ के जितने भी अपॉर्चुनिटीज हैं उन मौकों पर उसका भी समान अधिकार होगा। ये हुआ, तो वो यहाँ भी लागू है। फर्क ये है कि सरकारों ने तथाकथित रूप से बार बार इसमें ढील दी। भू कानून को लेकर के अभी इसका दुष्परिणाम ये हुआ, मैं जो मुझे अभी हाँ, रिसेंट पता चला कि नीट के परीक्षाएं हुई, और नीट की परीक्षा होने में हमारे छात्रों का आरोप है कि अन्य प्रदेश के छात्रों ने हमसे ज़्यादा सीटों पर कब्जा कर दिया। वो जो बार बार छूटें दी गई, और एक धंधा है भी, इसका भी जांच, कभी सरकार आएगी हमारी भी ना, तो हम भी जांच करेंगे।
मंत्रियों के हस्तक्षेप से नीट के लिए जो डोमिसाइल मान्य नहीं हो सकते थे, उन डोमिसाइलों को यूनिवर्सिटी मान्य कर रही है कि हम तो देंगे इनको, देंगे, और दे दिया। सीटें भरने के चक्कर में। हमारे स्टेट के बच्चों के हितों पर फर्क पड़ा। हम्म, तो भाई कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाएंगे सही है। तो उनको भी इस नियम का पालन करना पड़ेगा। तो दूसरे राज्य के बच्चे आकर यहाँ पर हमारे बच्चों के हितों को नुकसान कर देंगे, इसलिए तो संजीदा होना चाहिए। इसलिए संजीदा और होना भू चाहिए। कानून में मुझे लगता है कि जैसे हरिद्वार के व्यक्ति को भी दिक्कत नहीं है, चाहे अल्मोड़ा के व्यक्ति किसी हो, को चाहे नहीं है। पौड़ी श्रीनगर के व्यक्ति को भी अब दिक्कत इसमें नहीं एक है। दिक्कत है, हाँ, इसको कुछ लोग इस रूप में प्रचारित कर रहे हैं जैसे पहाड़ वर्सेस मैदान। नहीं, जमीन तो हरिद्वार के व्यक्ति की भी प्रोटेक्ट हो रही है ना, प्रोटेक्ट हो रही है। इसमें पहाड़ मैदान की हाँ, बात ही नहीं है। नहीं, पर इवन कुछ- इसमें कुछ- बाहरी और नहीं, बाहरी वाली में बात नहीं है। मान लो जैसे कोई बाहरी कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति है, हाँ। कोई अगर कर्नाटक का व्यक्ति है, कोई हरियाणा का व्यक्ति है, कोई राजस्थान का व्यक्ति भी है, 250 गज की 250 मीटर की तो छूट आज भी है, और 200-250 मीटर की छूट पे कोई घर बना के तो रह ही सकता है। सवाल ये है कि लेकिन पहाड़ की थोड़ी सी सीमित सी जमीन को प्रोटेक्ट तो करना करना पड़ेगा। मुझे ये दूसरा, अब धामी जी ने परसों जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि हम इसके लिए जल्द कानून बनाएंगे। मैंने उस दिन बजट सत्र में उसके लिए कानून लाएंगे। मैंने उस दिन कहा कि भाई चलो कम से कम, अब धामी जी ने ये बात तो कही, लेकिन इसके पीछे भी, मैं पिछले 2-3 दिन से देहरादून में हूँ, इसके पीछे भी मुझे धामी जी की मंशा साफ नहीं नजर आ रही है। क्यों? वो इसलिए कि जब कोई व्यक्ति पद पर आता है ना, तो उसको पद के साथ साथ गोपनीयता की भी शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, गोपनीयता की शपथ इसलिए दिलाई जाती है कि समय से किसी बात का उद्घाटन कर दिया है, अगर किसी बात को उद्घाटित कर दिया, नहीं, लोग मांग कर रहे थे इसलिए कर दिया उन्होंने। नहीं तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते थे, आज ही से कर सकते थे। हाँ, ये भी उनके पास है, स्पेशल सेशन भी क्यों बुला नहीं सकते किया? हैं। ये क्यों कहा 6 महीने बाद? ये 6 महीने बाद इसलिए किया, मेरा आरोप है, ये 6 महीने बाद इसलिए किया कि सरकार ने माना किसी को 100 बीघा जमीन खरीदने का परमिशन दिया है, उसने अब तक वो काम नहीं किया है। नियम से वो निहित हो जानी चाहिए, लेकिन उसमें क्लॉज है कि ईओटी मिल सकता है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम मिल सकता है। तो अब दुकान चालू करनी है, आओ हमारी दुकान में आओ, ईओटी ले जाना है तो आओ, नहीं तो आ ही नहीं रहे थे। 6 महीने का भाई ऑर्डिनेंस लाते ना, आज की डेट में जिसने नहीं किया उसकी निहित की जाती है। आज के दिन में जिसने ऐसा गलत काम कर दिया उसकी निहित की जाती है। ऑर्डिनेंस लाते, लेकिन 6 महीने का टाइम दे दिया, दुकान चालू करनी है। आज शायद प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए थोड़ा प्रेशर, इतना दबाव इतना बढ़ रहा था उनका। दोनों बातें हैं, चुनाव भी है, दोनों बातें हैं इस सरकार में, दोनों बातें प्रचलित हैं कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर को रिलीज करने के लिए टाइम ले लिया, और दूसरा इस सरकार की ख्याति इतनी खत्म हो चुकी है कि आम आदमी ये मान रहा है कि सरकार अगर अच्छा भी कर रही तो ये कह रहे हैं लोग कि भाई ये पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, बस पैसे बनाने के लिए। सरकार की इंटीग्रिटी पे सवाल उठ गया, सरकार की निश्चित रूप में निष्ठा पर सवाल है। और मैं मानता हूं कि गोपनीयता की शपथ इसीलिए होती है कि आप ऐसे कामों को तत्काल करें। आपके पास जरिया है, आपके पास ऑर्डिनेंस का जरिया है, आप ऑर्डिनेंस के जरिए आज ऑर्डिनेंस ले आओ, और अगस्त जब आपका जब बजट सत्र आया था उसमें विधेयक ले आइए। अगर वो विधेयक गिर गया तो खत्म आपका ऑर्डिनेंस, और अगर वो विधेयक पास हो गया तो आपने भाई प्रदेश के हित में फैसला ले लिया। लाइए ना, आज क्यों नहीं ला रहे हैं? तो इसलिए धामी जी की प्रदेश के प्रति निष्ठा पर गहरा प्रश्न खड़ा हो रहा है। बहुत अच्छी आपसे बातचीत है। अब हम थोड़ा इंटरव्यू के लास्ट में कुछ थोड़ा सा आपसे रैपिड फायर में मैं सवाल करूंगा, जिसमें आप छोटे छोटे जवाब देंगे, जो मन में आपके आएगा। मैं 1-2 नाम लूंगा, उन पे आप बोलेंगे जिनकी छवि आपके जहन में। नहीं, मैं देखिए, किसी के कैरेक्टर का सर्टिफिकेट बांटने का काम मेरा नहीं है। नहीं। और अगर ऐसा कोई प्रश्न आएगा तो मैं उसको उसको जंप कर जाएंगे। बिल्कुल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, क्या कहेंगे उनके बारे में? छोटा एक सेंटेंस में। अच्छे व्यक्ति लेकिन फेल प्रशासक। हरीश रावत, उनको समझने के लिए काफी राजनीतिक समझ की आवश्यकता है। डॉक्टर धन सिंह रावत, कूटनीति के माहिर। करण माहरा, जांबाज, लड़ाकू। मनोज रावत एक सफल राजनीतिक कार्यकर्ता। हरक सिंह रावत जोश के साथ होश रखना चाहिए। गणेश गोदियाल, बेचारा।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। चूंकि अब खुद को आपने इस तरह बेचारा बोला, मैं इस पे अब आप जवाब, क्योंकि रैपिड फायर राउंड है इसमें, तो आपको क्विकली जवाब देना था। कुल मिलाकर के आपने देखा, गणेश गोदियाल जी बेबाकी से बातचीत करते हैं, बेलाग बातचीत करते हैं। राजनीति में बहुत विरल इस तरह के व्यक्तित्व होते हैं जो बहुत ज़्यादा उस अंदाज में सिर्फ अपने हित की बात नहीं करते हैं। उनके जहन में अच्छी सूचिता वाली राजनीति जिसमें नैतिकता का समावेश हो, उस तरह की राजनीति करते हैं। हालांकि गणेश गोदियाल जी के सामने चैलेंज ये भी है कि वो 2 बार श्रीनगर से विधानसभा का चुनाव हारे हैं, फिर पार्टी ने उनको लड़ाया तो गढ़वाल से वो लोकसभा का चुनाव भी हार गए। 3-3 चुनावी हार उनके हिस्से में है। इस लिहाज से उनको डर तो नहीं लगता कई बार आपको, 2 विधानसभा चुनाव हार गए, एक बार लोकसभा चुनाव हार गए? हमारी भाषा में कहावत है हाँ। कि भिंड जूं होगी खज नहीं होती, मतलब जब जूं ज़्यादा पड़ जाए तो खुजली नहीं होती। तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जीत हार से ऊपर उठ चुके हैं। यानी कुल मिलाकर के इस अंदाज में बिंदास और बेबाक जिंदादिल राजनीति का दूसरा नाम गणेश गोदियाल है। आपको इंटरव्यू कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस तरह से दूसरे भी राजनेता हैं प्रदेश के, उनसे भी हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। द न्यूज़ अड्डा के वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।